महाराष्ट्र के मुंबई में 19 नवंबर को कुर्ला इलाके में सूटकेस में एक महिला का शव मिला था। इसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। इसके बाद इस मामले की तहकीकात शुरू की गई। अब मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा किया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी और मृत महिला दोनों क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे। चलिए जानते हैं इस हत्याकांड की पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। किसी तरह से जब सूटकेस खुला तब पुलिस टीम देखकर चौंक गई, क्योंकि उसमें थोड़े से कपड़े लत्तों के बीच एक युवती का शव था। शव को किसी तरह से ठूंसकर सूटकेस को बंद किया गया था। उसके बाल और दुपट्टे का एक कोना सूटकेस की चेन में फंसा हुआ था। सूटकेस में मिली लाश की खबर मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को दे दी गई। शव की हालत देखकर यह निश्चित था कि युवती की हत्या कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है। कोरोना काल 2020 का समय चरम पर था। पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका था। सभी तरह के यातायात ठप थे। दुकानें, ऑफिस, छोटे बड़े कल कारखाने सब बंद कर दिए गए थे। सुनसान सड़कों पर केवल वही गाड़ियां दौड़ रही थीं जिनमें खाने पीने और रोजमर्रा के जरूरी सामान, हरी सब्जियां, दूध, दवाइयां आदि होते थे, या फिर सुरक्षा में जुटे पुलिसकर्मी और मरीजों को अस्पतालों तक पहुंचाने वाली एम्बुलेंस आदि थी। दूरदराज से रोजी रोटी के लिए आए शहरों और महानगरों में लाखों लोग हर हाल में जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते थे। उन्हीं दिनों मजदूरों के लिए मुंबई से अलग अलग राज्यों के मुख्य शहरों तक जाने वाली कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। मुंबई से ओडिशा तक जाने वाली खचाखच भरी एक स्पेशल ट्रेन में मनोज किसी तरह से सवार हो गया था। उसने बड़ी मुश्किल से बैठने के लिए सीट पर जगह बना ली थी। पसीने से लथपथ था। बोगी में काफी शोरगुल था। छोटे तौलिए से अपना मुंह पोंछने के बाद सीट के नीचे घुसाए अपने बैग से पानी की बोतल निकालने के लिए झुका ही था कि इसी बीच एक लड़की उसे डपटती हुई बोली, अरे तुम मेरी सीट पर कैसे बैठ गए? यहाँ तो मैं बैठी थी। मनोज बोला, तुम कैसे बैठी थी? यहाँ पहले से 5 लोग थे। मैं किसी तरह से बैठ पाया हूँ। तुम्हारा सामान कहाँ है? लड़की नाराजगी से बोली, मैं एक बैग सीट पर रखकर दूसरा बड़ा सामान लाने गई थी। तुमने मेरे बैग को सीट के नीचे डाल दिया और मजे में बैठ गए। गलत बात है। बैठने को लेकर बहस होते देख सामने बैठी एक महिला बोली, कोई बात नहीं, सभी को जाना है, तुम भी इसी में किसी तरह जगह बना लो। लड़की बोली, कहाँ जगह है? तभी मनोज के बगल में बैठा आदमी बोल पड़ा, यहाँ बैठ जाना, मैं ट्रेन चलने पर ऊपर चला जाऊंगा। मनोज बोला, चलो हो गया इंतजाम। लाओ दूसरा सामान, इसे सीट के नीचे डाल देता हूँ। थोड़ी देर में ट्रेन चल पड़ी। लड़की को भी बैठने की जगह मिल गई थी। बगल में बैठे मनोज ने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? लड़की बोली, आखिरी स्टेशन तक, ओडिशा। मनोज दोबारा पूछा, वहां से? वहां से अपने गांव, पता नहीं वहां जाने के लिए कोई सवारी मिलेगी या नहीं। लड़की गांव का नाम बताती हुई वहां तक पहुंचने को लेकर चिंतित भी हो गई। मनोज बोला, चिंता की कोई बात नहीं है, कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी। इसी के साथ मनोज ने बताया कि वह ओडिशा के एक गांव का रहने वाला है, लेकिन बेंगलुरु में काम करने गया था। वहां मन लायक काम नहीं मिला। तब कुछ समय पहले ही काम की तलाश में मुंबई आया था, लेकिन वहां आकर वह फंस गया था। बातों बातों में दोनों अपनी अपनी समस्याएं बताने लगे। बोलचाल की भाषा और लहजे से मालूम हुआ कि दोनों एक ही प्रदेश के हैं, लेकिन उनके गांव अलग अलग हैं। उनके बीच दोस्ती हो गई। लड़की ने मनोज को अपना नाम प्रतिमा पवल किस्पट्टा बताया। उसने कहा कि मुंबई में काफी समय से हाउसकीपिंग का काम कर रही है।
ट्रेन के सफर में हुई जान पहचान के दौरान ही उन्हें मालूम हुआ कि वे दोनों क्रिश्चियन समुदाय से हैं। उन्होंने अपने अपने फोन में एक दूसरे का नंबर सेव कर लिया। साथ ही मनोज ने मुंबई में उसके लिए कोई काम तलाशने का आग्रह किया। स्पेशल ट्रेन काफी देरी से ओडिशा की राजधानी पहुंच गई थी। वहां से दोनों अपने अपने गांव चले गए। उनके बीच फोन पर बातें होती रहीं। उन्होंने फोन पर ही अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया था। कोरोना का दौर खत्म होने में काफी वक्त लग गया था। पूरी तरह से लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही प्रतिमा मुंबई काम के लिए साल 2022 के शुरुआती माह में लौट पाई थी। वहां उसकी बहन अपने परिवार समेत पहले से रहती थी। उसकी मदद से उसे हाउस कीपिंग का काम मिल गया था। इस बीच उसकी फोन पर मनोज से भी बात होती रहती थी। वह मनोज से प्यार करने लगी थी, लेकिन उसे ओडिशा में कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया था। काम की तलाश में बेंगलुरु चला गया था, लेकिन उसे वहां भी पहले जैसा काम नहीं मिल पाया था। कारण बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया था। इस बारे में उसने प्रेमिका को फोन पर ही अपनी समस्याएं गिनाई थीं। एक दिन प्रतिमा ने उससे कहा, मनोज, अगर वहां रेगुलर काम नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मुंबई आ जाते हो? मनोज ने अपनी समस्या बताई। कोरोना से पहले मुंबई गया था, लेकिन वहां भी काम नहीं मिला था। कंस्ट्रक्शन वाले उन कंपनियों के बंदों को लेते हैं जिनका मुंबई में काम चल रहा हो। प्रतिमा बोली, कोई बात नहीं, यहाँ की किसी कंपनी में तुम्हारा रजिस्ट्रेशन मैं करवाने का इंतजाम करती हूँ। मनोज खुशी से बोला, अगर ऐसा हो जाए तब मुझे वहां काम मिल सकता है। प्रतिमा उसे समझाने लगी, तुम आज ही मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ लो, यहाँ आते ही कोई ना कोई काम मिल जाएगा। तुम्हें नहीं पता, मुंबई एक मायावी नगरी है। यहाँ कोई भी भूखा नहीं सोता। मेहनत और ईमानदारी से काम करने पर 2 पैसे जरूर मिलते हैं। बीच में ही मनोज बोल पड़ा, ठीक है, मैं कल की किसी ट्रेन से मुंबई के लिए निकल पड़ूंगा। अपना एड्रेस और लोकेशन भेज देना। कुछ ही देर में मनोज को प्रतिमा ने मुंबई का एड्रेस भेज दिया। उसने तुरंत मुंबई जाने की तैयारी की और अगले रोज मुंबई जाने वाली ट्रेन की लोकल बोगी में सवार हो गया। बात बीते साल 2023 में नवंबर माह के 19 तारीख की है। मुंबई के कुर्ला इलाके में मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर गश्त करती पुलिस को एक लावारिस सूटकेस मिला। संदिग्ध सूटकेस में विस्फोटक होने की आशंका के साथ इसकी सूचना निकट के थाने को दे दी गई। सूचना पाते ही बम स्क्वाड पहुंच गया। सूटकेस के नंबर वाला लॉक बड़ी मुश्किल से खुल पाया। उसकी चेन भी भीतर पड़े कपड़े और महीन धागे से फंस गई थी। सूटकेस खुला तो उसके अंदर एक युवती की लाश निकली। क्राइम ब्रांच के सामने सबसे पहला सवाल था कि लाश किसकी है। इसकी तहकीकात के लिए क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने अलग अलग टीमें बनाईं। लावारिस लाश भरा सूटकेस उस वक्त मिला था जब पूरे देश की निगाहें क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले पर टिकी थीं। पुलिस की एक जांच टीम मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे और इंटेलिजेंस की मदद से तहकीकात में जुट गई, जबकि दूसरी टीम लाश की पहचान के लिए उसकी शिनाख्त करने लगी। मामला कुर्ला पुलिस स्टेशन में दर्ज कर लिया गया था। शव को राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की गला दबाकर हत्या की बात सामने आई। उस आधार पर कुर्ला पुलिस धारा 302, 201 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। इस दौरान मृत महिला के गले में क्रास और शरीर पर कपड़ों से पुलिस ने उसके ईसाई समाज के मध्यम वर्गीय परिवार से होने का अंदाजा लगाया। पुलिस की टीम ने मौके पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों और इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी के बारे में पता लगाना शुरू किया। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू किया। अपराध शाखा के संयुक्त आयुक्त लक्ष्मी गौतम, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शशि कुमार मीना के आदेशानुसार एवं पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन के मार्गदर्शन में गठित कुल 8 टीमें लावारिस लाश की गुत्थी सुलझाने में जुट गई थीं। सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच करने लगीं। गुप्त खबरची के माध्यम से मृतका के पहचान की भी कोशिश होने लगी।
उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गईं। जल्द ही इसके नतीजे भी सामने आ गए। मृतका की बहन ने लाश की पहचान कर लिया। मृतका की पहचान प्रतिमा पवल किस्पट्टा के रूप में हुई। उसकी उम्र 25 साल के करीब थी। उनसे मिली जानकारी के अनुसार मृतका धारावी में किराए की एक खोली में रह रही थी। उसके साथ पति भी रहता था। पति मूलतः ओडिशा के एक गांव का रहने वाला था। उसके बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद सिर्फ यही मालूम हो पाया कि वह गांव गया हुआ है। उसने पड़ोसियों को बताया था कि उसकी बहन बीमार है। लोगों ने पति का नाम मनोज बताया। पड़ोसियों से मालूम हुआ कि पहले प्रतिमा अकेली ही थी, लेकिन बीते 1 माह से मनोज उसके साथ रह रहा था। उसके बारे में पुलिस को यह भी मालूम हुआ कि वह 18 नवंबर 2023 के बाद नहीं देखा गया था। इस तहकीकात के साथ साथ सीसीटीवी खंगालने वाली दूसरी टीम को मनोज के कुछ सुराग हाथ लग गए थे। 18 नवंबर की रात को वह एक ऑटो धारावी से लेकर आसपास के कुछ इलाके में घूमता नजर आया था। ऑटो किसी रेलवे स्टेशन के रास्ते पर जाने के बजाय कुर्ला में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रुक गया था। उसके बाद उसका पता नहीं चल पाया था। जांच की एक अन्य टीम मुंबई के रेलवे स्टेशनों पर भी जा पहुंची थी। उनमें मुंबई का लोकमान्य तिलक टर्मिनल खास था। वहां पुलिस टीम को एक घबराया हुआ युवक दिख गया, जिसका हुलिया दूसरी जांच टीम से मिली जानकारी से मेल खाने वाला था। उसके पास पुलिस तुरंत जा पहुंची। पास आई पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़कर पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक मनोज बारला था। उसे ठाणे पुलिस लाकर पूछताछ की गई। जब सूटकेस वाली लावारिस महिला की लाश के बारे में उससे पूछा गया, तब वह खुद को रोक नहीं पाया। रोने लगा। एक पुलिसकर्मी ने उसे पीने के लिए पानी दिया। कुछ सेकंड बाद पानी पीकर जब वह सामान्य हुआ, तब उससे दोबारा पूछताछ की जाने लगी। फिर उसने लाश के साथ अपने संबंध के बारे में जो कुछ बताया, वह काफी दिल दहला देने वाला था। दरअसल यह अभावग्रस्त जिंदगी से तंग आ चुके प्रेमियों की कहानी थी, जो बीते 1 माह से बिना शादी किए रह रहे थे। इसे पुलिस रिकॉर्ड में लिव इन रिलेशन दर्ज कर लिया गया। उनका प्रेम खत्म हो चुका था और प्रेमी सलाखों के पीछे जाने के काफी करीब था। उसने जो आगे की कहानी बताई, वह इस प्रकार निकली। मनोज ने पुलिस को बताया कि मुझे दुख है कि मैंने अपने हाथों से अपनी प्रेमिका प्रतिमा पवल किस्पट्टा का गला घोंट दिया। उसी प्रेमिका को मार डाला जिसने मुझसे प्रेम किया और मुझे नौकरी दिलाने के लिए ओडिशा से यहाँ बुलाया था। उसने बताया कि प्रतिमा के कहने पर ही वह मुंबई में आया था। मुंबई में स्थित वड़ा पाव की एक मशहूर दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। वह एमजी नगर रोड धारावी में प्रेमिका प्रतिमा के साथ ही रहने लगा था। उन्होंने शादी नहीं की थी, लेकिन प्रतिमा उसे अपना पति बना चुकी थी। इस तरह से उनके लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत हो गई थी। उन्होंने साथ रहते हुए भविष्य के सुनहरे सपने देखे थे, किंतु वे आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे। पैसे की कमी को लेकर उनके बीच कभी कभार बहस भी हो जाती थी। मनोज शिकायती लहजे में बताने लगा, सर प्रतिमा मेरी प्रेमिका जरूर थी, पैसा भी कमाती थी। मैं जब भी अपने खर्चे के लिए मांगता था, तब किचकिच करने लगती थी। इसी बात पर मेरी उससे लड़ाई हो जाती थी। वह बार बार कहती थी कि अपना खर्च कम करो, अपनी कमाई के पैसे लाओ, फिर मुझसे मांगना। इसी के साथ मनोज ने प्रतिमा के चरित्र पर भी शंका के लहजे में बोला, सर प्रतिमा का कोई यार भी था। उससे बहुत देर तक वह फोन पर बातें करती थी। मैं सब समझता हूँ सर। एक समय में कभी वह मुझसे भी फोन पर देर देर तक बातें करती थी। इस शिकायती और संदेह वाली बातों पर पुलिस ने पूछा, तुमने इस बारे में कभी पता लगाने की कोशिश की कि उसके पास पैसे हैं या नहीं? हो सकता है उसके पास उस वक्त पैसे नहीं हो जब तुम मांगते होगे। मनोज बोला, नहीं सर, उसके पास पैसे होते थे, लेकिन नहीं देती थी। चलो मान लिया उसके पास पैसे होते थे, लेकिन उसी ने तुम्हें काम पर भी रखवाया था। वहां से पैसे मिले होंगे, उसका तुमने क्या किया? मनोज बोला, 1 माह के ही मिले थे, सारे पैसे मैंने अपने घर भेज दिए थे।
पुलिस ने पूछा, प्रतिमा को कुछ भी नहीं दिया? मनोज बोला, उसे क्यों देता, उसे भी तो पैसे मिले थे। पुलिस ने समझाया, तुम्हें उसने साथ रखा था, पति की तरह रहते थे, तुम्हारी भी तो घर चलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन सर, वह अपने पैसे दूसरों पर खर्च करती थी, मुझे मालूम था वह कोई रिश्तेदार नहीं था, उसका एक प्रेमी था। मनोज फिर प्रेमिका के चरित्र पर शंका के लहजे में बोला, इसका तुमने कुछ पता किया या फिर यूं ही संदेह करते रहे? मैं क्या उसके बारे में पूछता। एक बार कुछ बोलने वाला ही था कि वह चीखने लगी, ताने मारने लगी, मुझे ही भला बुरा कहने लगी थी। मुझे तो मालूम हुआ है कि प्रतिमा की कुछ माह से नौकरी छूट गई थी। मनोज ने बताया, हाँ, इसकी जिम्मेदार भी वही थी। झगड़ालू स्वभाव था, अपने मालिक से बात बात पर झगड़ पड़ती थी, उसे नौकरी से निकाल दिया था। हो सकता है दूसरे काम की तलाश में लोगों से फोन पर बात करती हो और तुम उसी को लेकर शक करने लगे हो। मनोज बोला, मैं इतना बुद्धू नहीं हूं सर, जो किसी लड़की के फोन पर हंस हंस कर बात करने का मतलब नहीं समझ पाऊं। खैर छोड़ो इन बातों को, सच सच बताओ 18 नवंबर 2023 को क्या हुआ था? पुलिस अब असली मुद्दे पर आ गई थी। असल में 18 तारीख को उसने मुझसे कमरे का किराया देने के लिए पैसे मांगे। मेरे पास पैसे नहीं थे। इस पर उसने मुझे दुकान से एडवांस मांगने को कहा, जो मुझसे नहीं हो सकता था, कारण वहां से पहले ही एडवांस ले चुका था। फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता, पैसे मेरे पास नहीं थे। इस बात को लेकर काफी बहस होने लगी। मैं परेशान हो गया। उसने मुझे गालियां देनी शुरू कर दिया। दोपहर से हमें झगड़ते हुए शाम घिर आई। मैं गुस्से से घर से बाहर निकल पड़ा, कुछ समय में ही वापस लौट आया। आते ही वह बरस पड़ी, आ गए, आटा लाए। इस पर मैंने जैसे ही कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वह एक बार फिर बरस पड़ी, गालियां देती हुई बोली, नहीं है तो भूखे रहो, मरो यहीं। मैं चली। मनोज ने आगे बताया, तब तक रात के 9:30 बज चुके थे। प्रतिमा ने अपना बैग उठाया और पैर पटकती हुई घर से जाने लगी। मैंने तुरंत उसका हाथ खींच लिया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और गिरने को हो आई। उसके बाद प्रतिमा और भी गुस्से में आ गई, आंखें लाल करती हुई गालियां देने लगी, मेरे खानदान तक को कोसने लगी। मनोज ने आगे बताया, असल में उसका हाथ खींचने से चुन्नी उसके गले में फंस गई थी। इस कारण उसने समझा कि मैंने उसका गला जानबूझकर कसने की कोशिश की है। गालियां देती हुई मुझ पर आरोप लगा दिया कि मैं उसे गला कसकर मारना चाहता हूं। यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई और उसकी हत्या की बात कीड़े की तरह पलक झपकते ही दिमाग में कुलबुलाने लगी। फिर क्या था, ऐसा हुआ कि मानो मैंने अपना होश खो दिया हो। मेरा गुस्सा चरम पर पहुंच चुका था। मैंने 2-3 जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाकर वह जमीन पर गिर गई। तिलमिलाती हुई वह उठने लगी, लेकिन जब तक वह उठ पाती, मैंने दोनों हाथों से उसका गला दबा दिया। अपनी भाषा में गाली दी और हाथों की पकड़ मजबूत कर दिया। कुछ सेकंड बाद ही दुबली पतली प्रतिमा बेजान हो चुकी थी। उसकी चीख भी बंद हो चुकी थी। गुस्से में आकर उसकी हत्या तो हो गई, लेकिन उसके बाद मैं घबरा गया। जांच अधिकारी ने पूछा, और इस तरह तुमने अपनी प्रेमिका की हत्या कर डाली? उसके बाद तूने क्या किया? रात के 10 बजने को हो आए थे। मैं अपने हाथों से प्रतिमा की हत्या से घबरा गया था। थोड़ी देर तक उसके पास बैठा सोचता रहा, उसकी मौत का मातम मनाता रहा, लेकिन पकड़े जाने, कड़ी सजा होने जैसे ख्याल मन में आने लगे। इसी बीच मेरी नज़र घर में रखे उसी के एक बड़े सूटकेस पर गई। मैंने झट उसे खाली किया और कपड़ों की तह के बीच जैसे तैसे करके उसकी लाश को ठूंस दिया। उस सूटकेस को लेकर कमरे पर से निकल गया। उस वक्त रात के करीब 11:15 हो चुके थे। सायन से ऑटो रिक्शा लिया और कुर्ला लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा पहुंचा। मैं सूटकेस को रेलवे स्टेशन के किसी इलाके में छोड़ना चाहता था, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर ऐसा नहीं कर पाया। वापस लौट आया, मनोज बोलते बोलते रुक गया। आगे बताओ, जांच अधिकारी ने कहा।
उसके बाद मैं और भी घबरा गया क्योंकि ऑटो रिक्शा वाला बार बार मुझसे कह रहा था कि साहब जल्दी उतरो, स्टेशन आ गया है। मैं पशोपेश में था कि क्या करना है और क्या नहीं। आखिरकार मैंने ऑटो वहीं छोड़ दिया। वापस कमरे पर जाने के बारे में सोचते हुए दूसरा ऑटो रिक्शा लिया और सीएसटी पुल के नीचे सार्वजनिक शौचालय के सामने चेंबूर सांताक्रुज चैनल कुर्ला पश्चिम में एक जगह पर आया। वहां मेट्रो का काम चल रहा था। रात का समय था, एकदम सुनसान। वह जगह मुझे उचित लगी। मनोज ने आगे बताया, मैंने ऑटो वहीं छोड़ दिया। उसके जाने के बाद इधर उधर देखा, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। वहां मेट्रो का काम चल रहा था। आम लोगों को जाने से रोकने के लिए कई बैरिकेड्स लगे थे। मैंने तुरंत एक बैरिकेड को थोड़ा खिसकाकर सूटकेस को अंदर सरका दिया। कुछ देर वहां रुकने के बाद मैं आगे बढ़ गया और ऑटो लेकर सायन धारावी लौट आया। आगे की जानकारी देता हुआ मनोज बारला बोला, मैं कमरे पर जाकर फिर गहरी नींद में सो गया। अगले रोज 19 नवंबर को देर से नींद खुली। फटाफट तैयार हुआ और सुबह 11 बजे के करीब ओडिशा जाने के लिए रेलवे स्टेशन चला आया, किंतु ट्रेन पकड़ने से पहले ही क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़ लिया गया। पुलिस ने मनोज बारला के इस बयान को दर्ज कर लिया गया। आगे की कार्रवाई के बाद उसे गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर कर दिया। वहां से जेल भेज दिया गया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, कल्पना को जो मिला था उसी में खुश रहना था, नसीब से ज्यादा की इच्छा में जान गंवा दी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी पटेल जी ने कमेंट किया है, ऐसी कहानी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अब इंसानियत बची ही नहीं। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? हर दूसरे व्यक्ति को क्राइम के रास्ते पर ही क्यों चलना होता है? बहुत दुखद कहानी। खैर, पूरी कहानी के लिए धन्यवाद सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सही बात है कि अब लोगों के अंदर इंसानियत नहीं बची है और सहनशीलता भी नहीं है, इसी से ज्यादा क्राइम भी बढ़ रहा है। ममता सिंह जी ने कमेंट किया है, हेलो सर, कैसे हो आप? नमस्ते मैडम, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलिया जी ने कमेंट किया है, वेरी गुड, सारी स्टोरी अच्छी है आपकी, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। आलिया मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। रकीब सर ने कमेंट किया है, लव फ्रॉम पश्चिम बंगाल। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हॉलबिटन फोस्टर नाम की आईडी से कमेंट आया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हमेशा बर्बाद ही होता है। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सैम जी ने कमेंट किया है, लव फ्रॉम नेपाल। डेविड जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, हद है, अब ये सब भी होने लगा, शर्म आनी चाहिए। किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आजकल हेल्प भी बहुत सोच समझकर करना चाहिए। अगर इंसान हेल्प के लायक हो तभी करें, अन्यथा उसके हालात पर छोड़ दें। राहुल जयकर सर ने कमेंट किया है, ये केस मैं 8 दिन पहले एक्सप्लेन कर दिया अपने वीडियो में देसी स्टाइल। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। गुरमीत कौर जी ने कमेंट किया है, वेरी सैड न्यूज़। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, सैड स्टोरी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। नज़र मलिक जी ने कमेंट किया है, दिल पर लगी यह कहानी। नज़र मलिक फ्रॉम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। मलिक जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है। राजू मिश्रा जी ने कमेंट किया है। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है। शकील अंसारी जी ने कमेंट किया है, मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे कल्पना लिंबू जी, शाजिया मुस्तफ़ा जी, कंचन पटेल जी, सरिता राय मैम, असदुल्लाह लघारी जी, नरेंद्र जोशी सर, आरती चौहान जी, मनोज प्रभाकर जी, प्रिया शर्मा जी,
सनी भंडारी जी, रोशन दलवई जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।